रिएक्ट्स बैक टू यू, दैट इज हमारे जो कर्म का फल हमें मिलता है वापस, कि द वे यू थिंक, द वे यू। जय गुरुदेव, गुरुदेव को आपका परिचय पहले। कि द वे यू थिंक, द वे यू फील, द वे यू फील, द वे यू एक्ट, द वे यू एक्ट, द वे द होल कॉस्मोस यूनिवर्स रिएक्ट्स बैक टू यू, दैट इज हमारे जो कर्म का फल हमें मिलता है वापस, है ना। तो इसकी जो पूरी बेसलाइन है ना, वो अल्टीमेटली कहाँ पे आके होती है कि द वे यू थिंक ऑल्सो इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वे यू ब्रीथ। और वो तो हमारी ऑटो मोड पे ही चली जा रही होती है ना, जन्म से लेकर हमारी सांसें तो ऑटोमेटिकली चल रही होती है ना। तो उसमें कॉन्शियसली मॉड्यूलेशन लाना, एक ब्रीदिंग पैटर्न क्रिएट करना, डेवलप करना, और उसमें भी कई सारी मेलोडियस वेराइटीज है। इसलिए इतनी सारी परंपराएं खिली हुई है कि आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे कैसे काम करते हैं, उस हिसाब से आपकी थॉट पैटर्न्स चेंज होंगी। तो जैसे आपकी थॉट पैटर्न्स चेंज होंगी, आपका किसी भी परिस्थिति में देखने का जो परसेप्शन है वो चेंज होगा। और जब तक आपका परसेप्शन चेंज नहीं होगा तब तक आप गोल गोल ही घूमते रहेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं सीधा ही जा रहा हूँ। तो ये देखो, जब हम आध्यात्म की बात करते हैं ना, तो ये भी बहुत समझना जरूरी है कि ये पूरा समंदर है ना, कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं हम। लेकिन आज हमारे यूथ को ये समझना चाहिए, क्योंकि हम तो हमारी बात कर सकते हैं कि आध्यात्म में जब हमारा शुरुआत होता है ना, हम जब किसी गुरुकुल के बच्चे बनते हैं तो हमें जो दीक्षा दी जाती है ना, उससे हमारा क्या होता है कि हम सशक्त होते हैं। किससे? नॉलेज इज पावर जैसे कहा गया है ना। तो जैसे आप नॉलेजेबल होते हो ना, तो आप पावरफुल भी बनते हो। लेकिन आप अपने पावर का इस्तेमाल किसके लिए करोगे, है ना, अपने खुद के लिए करोगे या जन कल्याण के लिए करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये सिखाया जाता है, सबसे पहले वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम यानी क्या? पूरा विश्व मेरा परिवार है ना। तो ये आज जो हम भेदभाव देख रहे हैं, कहाँ से आया, ये हमें समझना होगा कि ये इतिहास में चलो जो हो चुका वो हो चुका है ना। इतिहास को पकड़ के हमें वही वापस जीते रहना है कि एक नई शुरुआत करनी है। तो आज मैं तो यही कहता हूँ कि हिंदू या मुसलमान, है ना, एक बार आप आंख बंद करके अपने बच्चों का चेहरा देखें और ये सोचे कि एक माँ बाप के तौर पे आपने उनको जन्म दिया है, इस दुनिया में आपने उनको लाया है, तो आप उनको कैसा जीवन देना चाहते हैं? मार काट वाला, जहर वाला, या भाईचारे वाला, एक परिवार वाला भविष्य देना चाहते हो, है ना। तो ये समय आ गया है कि बस हम देखो, ये जो हमारे गुरु भाई है और पूजनीय योगी जी है ना, योगी जी जो कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, ये किसको कहते हैं? ये सिर्फ हिंदुओं को थोड़ी कह रहे हैं, ये तो समझने वाले को कह रहे हैं कि आप में समझदारी भगवान ने दी है। आप अब समझो कि आपको बटना है कि कटना है ना। तो बस यही संदेश जा रहा है। देखो, कुंभ का यही तो परिचय है कि हमारे साधु संतों के अंदर कितनी सारी परंपरा है, लेकिन कहाँ भेदभाव दिख रहा है आपको, बताओ, है ना। कोई किसी को नहीं पूछता कि आपकी जात क्या है। हमारे लिए बस मानवता ही धर्म होता है। और सनातन जो है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म नहीं है, पूरी एक जीवन शैली है। हमारा जो मानव शरीर हमें दिया गया है, उसका हम कैसे चरम सीमा का आनंद ले सके, हम जीवन को कैसे आनंद से जी सके हम। तो आध्यात्म हमारा फाउंडेशन होना चाहिए। अगर 12 साल के बाद किसी बच्चे को ध्यान योग की अगर दिया जाए शिक्षा के अंदर, तो बड़े होकर वो यूनिवर्सिटी में जो भी फील्ड में निकलेंगे उसमें वो अर्जुन बनेंगे। क्योंकि आध्यात्म आपका फाउंडेशन होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपका एक बैलेंस ग्रोथ हो लाइफ में, है ना। आज देखो, इन लोगों के बीच में प्यार कितना, मोहब्बत कितना होता है ना, फैमिली के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, पति पत्नी के अंदर, भाईचारे के अंदर, प्रोफेशनल रिलेशंस में भी हमारे कई सारे डिफरेंट लोगों के साथ हमारी केमिस्ट्री बनानी होती है ना। तो ये केमिस्ट्री हम तालमेल से कैसे बना सकते हैं? जब हमारे अंदर बैलेंस होगा तभी तो हम बाहर सब कुछ बैलेंस के तौर पे हैंडल कर पाएंगे। तो ये जो हमारे गुरु परंपरा में शिव जी का आपने जो एक प्रकृति देखो, हमें ये भी समझना होगा कि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है। शिव जी का हमने जो आकृति देखा है ना, अर्धनारेश्वर जो कहते हैं ना, या शिव शक्ति कहते हैं जो, तो वो क्या है कि हम पुरुष हो या स्त्री हो, हमारे अंदर दोनों के लक्षण है ही है। लेकिन आप उसके ऊपर काम करो, उसका बैलेंस लाओ, तब जाके आपके सामने अगर स्त्री पात्र है या पुरुष पात्र है या बच्चा है या बड़ी उम्र का, कोई भी XYZ किसी भी लेवल का, या इवन छोटा सा पेड़ पौधा भी है या जानवर भी है, तो उसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा रहेगा, आपका व्यवहार कैसा रहेगा,
ये पूरा जीवन बदल देता है, ये ऐसी संस्कृति है ना। तो बस यही कहना चाहेंगे आज के यूथ को कि देखो इतिहास में जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन हमारा आज और आने वाला कल बिल्कुल हमारे हाथ में है। और बस हम इस कुंभ से यही संदेश लेके जाए कि भाईचारे से रहे और वसुदेव कुटुंबकम की भावना से रहे, है ना। हम अपने हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं पे भी हो, किसी भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड में हो, आप अपना काम कर रहे हो एज ए मीडिया, है ना। लेकिन देखो आप मीडिया से परे एक इंसान तो है ना। आपको भी एक देखो भाईचारा जैसी फीलिंग रहती है ना, जैसे हम दोस्तों के साथ बैठते हैं। तो जब हम अपना जो 5 लोगों का पक्के दोस्तों का जो ग्रुप होता है ना, उसमें हम 4 दोस्तों को जैसे देख रहे हैं वैसे सबको नहीं देख सकते क्या? देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? हमारे अंदर ही तो देखो बात यही है। इतना कह के हम कहेंगे देखो इतनी सारी परंपरा है, लेकिन हम दूसरी परंपराओं की बजाय हमारी परंपरा के बारे में कह सकते हैं कि हमारा ध्यान मार्ग वाला परंपरा है। तो 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट हर इंसान को अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जो इसके अंदर है, वो हमें भी नहीं पता कौन है किसके लिए, है ना। तो 15 मिनट सबको सुबह शाम 2 टाइम निकालनी ही चाहिए, है ना। ध्यान करना चाहिए स्थिर होके। देखो मेडिटेशन, देखो पूरा जो एग्जिस्टेंस है ना, अब देखो हमारी जो परंपरा है ना, ये अल्टीमेट साइंस है। इसमें आपको कोई बिलीफ सिस्टम वाली बात नहीं कि हमने बोल दिया और आपने मान लिया कि चमत्कार हो जाएगा। ये चमत्कारों वाली बात मानने वाली चीजें नहीं है। आप चमत्कार खुद अपने अंदर अनुभव करें, भीतर करें, और चमत्कार होते हैं, क्यों नहीं है ना। तभी तो ये सब आज भी इतना चल रहा है। लेकिन यूथ जो हमारा है आज समय में, वो भौतिक जीवन को अट्रैक्ट हो रहा है। चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे 10th का बच्चा हो, 12th का हो, वो भौतिक यानी ये कहें कि वो फिजिकल अट्रैक्शन की ओर बढ़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? उनको कैसे उससे बाहर निकाला जाए और उनका जुड़ाव अध्यात्म से और धर्म से किया जाए? देखो बहुत अच्छा प्रश्न किया है ना, क्योंकि आपने सोचा कि इनको कैसे बदला जाए, है ना। तो यही हमारे हाथ में बहुत बड़ा। अब देखो हमारी दुविधा क्या है ना, इतनी बड़ी धरोहर होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि विश्व के लोग यहाँ पे आके ध्यान करते हैं, लेकिन आज हमारे सोशल लेवल पे इतना कॉमन नहीं है। एक इंटरप्ट करेंगे आपको हम। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने मतलब क्या पढ़ाई लिखाई की है? अब हमारा देखो आप टेक्निकली पूछ रहे हैं ना, तो वो तो हमें भी नहीं पता हमने कुछ वक्त कब क्या पढ़ लिया। लेकिन वैसे हमने 10th के बाद डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस किया, जो 3 साल का कोर्स होता है। और कंप्लीशन के बाद उस वक्त हम डायरेक्टली 2nd ईयर ऑफ बीकॉम या बीबीए में एप्लीकेबल एलिजिबल होते थे, है ना। लेकिन मेरे साथ घटना ऐसी हुई कि चोरी करना कभी सीखा नहीं था, है ना। तो 5th सेमेस्टर के अंदर मुझे पक्का पहले से क्लियरली पता था कि ये इस सब्जेक्ट में मुझे कुछ आता ही नहीं है ना, मेरा ब्लैंक ही जाना है, मैं ऐसे ही बैठ नहीं जा रहा हूँ क्लास में। फिर भी मैं गया, लेकिन उस वक्त जो मेरी सिस्टर थी, मुझे जो राखी बांधती थी हमारे क्लास में, वो रैंकर थी और वो बिल्कुल मेरे पीछे बैठती, उसका नंबर बिल्कुल एग्ज़ाम में मेरे पीछे ही आया। तो उस दिन मैंने तय किया कि देखो चोरी छुपी तो कभी चोरी की नहीं हमने, है ना। और उस दिन हमने सोचा चलो जो भी देख के लिख सकते हैं उतना ट्राई करते हैं। तो आज मैं ये कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, हम सवारे गुरुजी को सबको प्रणाम। लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त जो हमारे क्लास में मॉनिटर जो हमारे सर थे, प्रोफेसर, वो सब मेरे जानते थे कि ये हमारे क्लास का कैसा बच्चा है, कॉलेज का, है ना। तो बोले कि पंड्या स्कोर आएगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। तो फिर मैंने ऐसे ही लिखना शुरू किया और 5 मिनट में ही दूसरे स्कोर के ही कोई प्रोफेसर जा रहे थे, उन्होंने देखा, वो अंदर आए, वार्निंग दी मुझे। तो फिर ऐसे 2 वार्निंग मिली, तो तीसरे में मैं खुद ही खड़ा होकर निकल गया। तो आपने जो पूछा ना कि आपका क्वालिफिकेशन क्या, उसका कोई महत्व ही नहीं है। एक सही बात बताऊं मैं, आप लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, बट एक भौतिक जीवन है, बहुत है। मेरी बात सुनो आप इग्नोर ऐसे नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि एजुकेशन के साथ आध्यात्म जो है वो फाउंडेशन है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, मेरा जो ये फाइनल सेमेस्टर तक का जो सफर रहा ना, मैं अपनी लाइफ में कभी पढ़ नहीं पाया, रीडिंग कर ही नहीं पाया मैं, है ना। जो घंटों तक हम रीडिंग करते हैं ना एग्जाम टाइम पे, मेरा क्या होता था पता है, 15 मिनट रीडिंग करूंगा नींद आ जाती थी। लेकिन मेरी सब एग्जाम में ऐसे ही पास हो जाता था। ये 5th में मैं वॉकआउट कर गया, लेकिन मेरे जितने भी एग्जाम में मैं पास हुआ वो आसानी से हो जाता था। क्यों पता है आपको? अब मुझे पता चला जब आध्यात्म में आया तब, कि मेरा एक रहता था कि एग्जाम में क्या होता था कि जब क्वेश्चन आता था, है ना,
तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो पूरा का पूरा लाइव ताज़ा हो जाता था कि ये वाला सब्जेक्ट तो ये सर ने इस लेक्चर में ऐसा समझाया हुआ है, वो मुझे पूरा याद रहता था। क्योंकि जब क्लास के अंदर सर होते थे ना तो मेरे लिए सिर्फ सर ही है, आसपास में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है, सर क्या बोल रहे हैं बस वो ही, मैं उनके साथ ही डायरेक्टली 100% कनेक्टेड हूँ समझो आप। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बच्चे लोग क्लास में जब लेक्चर चल रहा होता है ना, जितना कंसंट्रेशन से इन्वॉल्वमेंट के साथ हम एक मूवी देखते हैं ना, या अभी तो यूट्यूब चल रहा है मोबाइल पे, उतने ही इन्वॉल्वमेंट से अगर आप लेक्चर एंजॉय करते हैं तो मेरी गारंटी है आपको एग्जाम पे टाइम पे है ना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मूवीज देखी हुई है एग्जाम के टाइम पे और एग्जाम्स मेरी निकली हुई है, पास की हुई है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है देखो, लेकिन बात यह है कि ये मेडिटेटिवनेस होनी चाहिए, है ना। तो स्टिलनेस एंड साइलेंस, दीज आर द टू एलिमेंट्स दैट वी नीड टू ब्रिंग इन आवर लाइफ, दैट्स द होल पॉइंट, है ना। देखो पूरी दुनिया एक हर मोमेंट पे कंटिन्यूअसली चल ही रही है। यहाँ पे स्थिर दिख रहा है कुछ आपको? शिव जी क्या है? शून्य, है ना। शून्य क्या होता है? जहाँ स्थिरता होती है ना। तो वो तो हम लाते नहीं है, बस वही लानी है, समझ रहे हो। किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जात पात से हो, छोटे हो या बड़े हो, है ना, कोई भी हो, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को अकेले, है ना, सब खिड़की दरवाजे बंद करके आंख बंद करके बैठना है, बस 15 मिनट, हाथ ऐसे खुले रख के, है ना, आसन लगा के। जो होता है होने देना है ना। ध्यान क्या होता है ना, इसका भी कई सारा मिसकंसेप्शन हमने देखा है। लोग ये सोचते हैं कि ये विचार को कैसे खड़ा कर दे हम एक, लेकिन आप प्रीजज मत करो, है ना, कि ध्यान हमसे नहीं होता है या नहीं। ये आपको सिर्फ 15 मिनट बैठना है, पहले बैठना शुरू करो, है ना। जब आप स्थिर हो गए ना तभी तो आपके विचार स्थिर होंगे। पहले शरीर को तो स्थिर करो, है ना। हठ योगा जो होता है ना हमारे में, हठ योगा का महत्व क्या होता है पता है आपको? हठ योगा यानी इतने सारे आसन है, उसमें से एक आसन ऐसा आपको मिल जाए कि 2.5 घंटे तक आप ऐसे बैठ सको कि आपके अंदर किसी भी तरह की हलन चलन ना हो, हिमालय की तरह, पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह, है ना। ये शरीर पहाड़ बन जाना चाहिए बिना हिले डुले। वो तो हम कर ही सकते हैं ना, इतना तो मान ही रहे, खड़े कि नहीं खड़े हम। तो हठ योगा में ये महत्व है स्टिलनेस का। तो जब आप, हम उतना नहीं बोल रहे कि इतना नहीं करना है आपको, पहले स्थिर होना तो शुरू करो आप, है ना, 15-15 मिनट। तो बस यही कहना है कि भाईचारे से रहो। लेकिन जो आजकल के यूथ में, युवाओं में आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति आ रही है, देखा जाए कोटा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं आत्महत्या कर रहे हैं, इलाहाबाद में बच्चे करते हैं, सफलता नहीं मिली आत्महत्या कर लिया। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपने लाइफ को कंट्रोल करें, उस चीज़ से बचें और कैसे